नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अमेरिका के संघीय न्यायालय की चर्चा प्रारंभ की थी और हमने यह देखा था कि अमेरिका में न्यायपालिका का संगठनात्मक ढांचा क्या है। वहाँ पे दो प्रकार के न्यायालय हैं, व्यवस्थापिका के द्वारा स्थापित विभिन्न न्यायालय और संवैधानिक न्यायालय। और संवैधानिक न्यायालयों के अंतर्गत हमने यह देख लिया था कि 3 श्रेणियों में ये न्यायालय कार्य करते हैं। पहला है जिला न्यायालय, दूसरा है संघीय अपील न्यायालय और तीसरा है अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय। पिछले वीडियो में हमने ये भी देखा था कि सर्वोच्च न्यायालय का संगठन कैसा है, कितने न्यायाधीश हैं, क्या गणपूर्ति है, और हमने सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और शक्तियों का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। और उसी कड़ी में आज हम सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए न्यायिक पुनरावलोकन का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की चर्चा की थी और सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार की चर्चा भी की थी। आज हम न्यायिक पुनरावलोकन, जो कि अमेरिका की न्यायपालिका की सर्वाधिक विलक्षण व्यवस्था है और जिसे हम कहते हैं कि अमेरिका के जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है राजनीति विज्ञान को, वो यह न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा ही है। और भारत समेत दुनिया के जितने भी संघात्मक राज्य हैं, उन सभी ने न्यायिक पुनरावलोकन की इस अवधारणा को अमेरिका से आयातित किया है। न्यायिक पुनरावलोकन नाम से ही पता चलता है कि दोबारा अवलोकन करना, न्यायपालिका के द्वारा दोबारा अवलोकन करना। दोबारा किस बात का अवलोकन करना? तो न्यायपालिका दोबारा उन कानूनों का अवलोकन करती है जो व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए जाते हैं या जिन्हें कार्यपालिका के द्वारा लागू किया जाता है। क्योंकि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को यह दायित्व दिया गया है कि वह संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करेगा। और संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ यही है कि संविधान और उसके अनुसार बने हुए कानून ही मान्य होंगे। जो भी कानून संविधान के विरुद्ध हैं, उन्हें रद्द कर दिया जाना चाहिए और उन्हें उनकी व्याख्या करके उन्हें रद्द करने का यह कार्य सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। इसलिए अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जो महान प्रभाव और सम्मान का जो आधार है, वो यही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। किंतु यह जानना भी बहुत रुचिकर है कि इस न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा से अमेरिका के संविधान निर्माता स्वयं अवगत नहीं थे। जब संविधान बन रहा था तब संविधान निर्माताओं की ऐसी मंशा नहीं थी कि वे सुप्रीम कोर्ट को कोई ऐसी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति देंगे। यह तो बाद में जब संविधान क्रियान्वित हो गया और उसका जब कार्यकरण प्रारंभ हुआ, तब यह देखा गया कि कुछ ऐसे कानून भी बन रहे हैं या इस प्रकार से भी उनको लागू किया जा रहा है कि वो संविधान की भावना के विपरीत हैं। तब सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लेकर के ये कहा कि भाई, कांग्रेस का यह कानून ठीक प्रकार से बना नहीं है या ठीक प्रकार से लागू नहीं किया गया है और इसको सही किए जाने की आवश्यकता है, अन्यथा यह अवैध घोषित कर दिया जाएगा। इस प्रकार से परंपरा के द्वारा अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की यह शक्ति मिली है, जिसको अंग्रेजी में जुडिशियल रिव्यू के नाम से भी जाना जाता है। न्यायिक पुनरावलोकन की इस शक्ति के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या करता है, केंद्र और राज्यों की व्यवस्थापिकाओं के द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता की जांच करता है। सर्वोच्च न्यायालय के पास कानूनों की संवैधानिकता की जांच करने का यह जो कार्य है, वो अकेले ही उसके पास नहीं है। हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि प्रत्येक राज्य के जो उच्चतम न्यायालय हैं, उनके पास भी अपने राज्य के संविधानों की वैधानिकता की जांच करने का कार्य है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक राज्य का उच्चतम न्यायालय
अपने राज्य के संविधानों की वैधानिकता की जांच करते हैं। अमेरिका में संघात्मक शासन है और हर एक राज्य का अपना अपना अलग संविधान भी है और पूरे देश का एक केंद्रीय संविधान भी है। इसलिए अमेरिका के हर राज्य में जो संविधान है उसकी संवैधानिकता की जांच करने का कार्य उस राज्य का सर्वोच्च न्यायालय करेगा, लेकिन जो केंद्रीय संविधान है उस केंद्रीय संविधान की रक्षा का कार्य उच्चतम न्यायालय का या अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय का है। इसके अतिरिक्त जो संघीय निम्न न्यायालय हैं, जिला न्यायालय और संघीय अपील न्यायालय, उनको भी राज्यों के कानूनों की और संविधान के किसी व्यवस्था की संवैधानिकता की जांच करने का अधिकार है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार है वो केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास नहीं है, वरन राज्यों के सर्वोच्च न्यायालयों के पास है, संघ के जिला न्यायालय के पास है और संघ के अपीलीय न्यायालय के पास भी है, सर्किट कोर्ट के पास भी है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सब से इनके विरुद्ध जो अपीलें हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगी और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। जैसा कि हमने देखा कि न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है वो मूल संविधान में स्पष्ट रूप से कहीं लिखी गई नहीं है, किंतु फिर भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा जो व्याख्या की गई उसके अनुसार संविधान में उसके बीज जरूर छिपे हुए हैं। संविधान का अनुच्छेद 4 और उसका भाग 2, संविधान का अनुच्छेद 3 और उसका भाग 2 तथा संविधान का अनुच्छेद 6, ये 3 ऐसे अनुच्छेद हैं जिनके अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन के बीज छुपे हुए हैं। संविधान का आर्टिकल 4 और उसका सेक्शन जो 2 है वो ये कहता है कि यह संविधान और अमेरिका के वे कानून जो इस संविधान के अनुसार बनाए जाएंगे वो संधियां जो अमेरिका के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत की जाएंगी वो देश के सर्वोच्च कानून होंगी। अर्थात अनुच्छेद 4 यह परिभाषित करता है कि सर्वोच्च कानून कौन सा होगा और यह बताता है कि सर्वोच्च कानून संविधान है, संविधान के अनुसार बनाए गए कानून हैं और संविधान के अनुसार की जाने वाली संधियां हैं। अनुच्छेद 3 और उसकी धारा 2 ये कहती है कि कानून और औचित्य के अनुसार न्यायपालिका की शक्ति में वे सभी मामले आएंगे जो इस संविधान, अमेरिका के कानून और उसके अंतर्गत की गई संधियों के अंतर्गत उत्पन्न हों। अब अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 की धारा 2 ये कहती है कि न्यायपालिका की शक्ति में कौन से मामले आएंगे। तो जो बात अनुच्छेद 4 में कही गई है वो सारे मामले न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएंगे, अर्थात वो संविधान, उसके अनुसार बनाए गए कानून और उसके अनुसार की गई संधियां, इनसे जुड़े हुए सभी मामले अमेरिका के न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार में आएंगे। तो इन दोनों ही आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 की उपधाराओं के 2 के ये जो निष्कर्ष हैं वो यही है कि अमेरिका की न्यायपालिका के ये कर्तव्य है कि वो संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करे और उसमें किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं हो। इसी तरह से अनुच्छेद 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6 के अंतर्गत ये कहा गया है कि अनुच्छेद 4 की धारा 2 की जो व्यवस्था है कि कौन सर्वोच्च होगा, उसकी व्यवस्थाओं की प्रत्येक राज्य के न्यायाधीश मानने के लिए बाध्य होंगे। अर्थात पूरे देश के सभी न्यायाधीशों का ये दायित्व है कि वो सर्वोच्च कानून को माने, संविधान को माने और उसके अनुसार बने गए कानूनों की रक्षा करें। यह न्यायपालिका का दायित्व है। इस तरह से स्पष्ट है कि संविधान राष्ट्रीय सर्वोच्चता के सिद्धांत को मान्यता प्रदान करता है।
हमें यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि पहली बार न्यायिक पुनरावलोकन का मामला सर्वोच्च न्यायालय के पास कब आया। तो एक बहुत ही प्रसिद्ध और पहला वाद था जिसको कि मार्बरी बनाम मेडिसन के नाम से जाना जाता है। उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे मार्शल, और ये 1803 में ये घटना घटित हुई थी। अमेरिका का संविधान 1789 में बनकर के लागू हो चुका था, और संविधान बनने के 15 वर्ष के बाद ही से पहले ही अमेरिका के न्यायाधीश मार्शल थे। उनके सामने एक वाद लाया गया, मार्बरी बनाम मेडिसन नामक वाद। इस मार्बरी बनाम मेडिसन नामक वाद में यह प्रश्न उठा कि राष्ट्रपति के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो यदि कानून संविधान के अनुसार नहीं है तो क्या उन्हें अवैध घोषित किया जाना चाहिए। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका इन दोनों को ही संविधान से विरुद्ध जाकर कार्य करने का अधिकार नहीं है, और संविधान ही अंतिम निर्णय शक्ति की व्याख्या करता है। उस समय मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने यह भी स्थापित किया था कि न्यायपालिका जब कानूनों की संवैधानिकता की पर विचार करेगी तो वह केवल संविधान के शब्दों पर ही विचार नहीं करेगी, वरन यह भी देखेगी कि संविधान की आत्मा सुरक्षित रहे। अर्थात केवल आवरण पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, वरन संविधान निर्माताओं की मूल भावना क्या थी, वे क्या चाहते थे, उसकी भी सुरक्षा का अधिकार न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत न्यायपालिका को दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय जो कार्य करती है वो केवल शाब्दिक रूप से विचार नहीं करती, वरन वह औचित्य के आधार पर भी निर्णय लेती है। क्योंकि हम यह तो देख ही चुके हैं कि अमेरिका का संविधान बहुत ही संक्षिप्त संविधान है, बहुत छोटा है, और दुनिया का इतने बड़े देश का संविधान जो कि इतना छोटा है, जिसे केवल 7 अनुच्छेद हैं, इतने छोटे संविधान में सभी बातें लिखी हुई नहीं हो सकती। तो संविधान निर्माता की भावना क्या थी, यह इतने छोटे संविधान में प्रत्यक्षतः प्रकट भी नहीं हो सकती। संविधान निर्माताओं की उसी भावना को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश समय समय पर जो न्याय का कार्य करते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन का कार्य करते हैं, उसमें वो प्रकट करते हैं। इस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने बहुत ही प्रभावशाली स्थान ग्रहण कर लिया है। ये किस प्रकार का प्रभाव है, इसे हम कुछ बिंदुओं में देखने का प्रयास करेंगे। न्यायिक पुनरावलोकन का जो पहला प्रभाव है वो यह है कि इस शक्ति के आधार पर ही सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा बनाए गए सैकड़ों कानूनों को अवैध घोषित कर दिया है और न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्थापित कर दिया है। अर्थात जब सर्वोच्च न्यायालय केंद्र और राज्यों के द्वारा कानूनों को अवैध घोषित करता है और राज्यों और केंद्र की व्यवस्थापिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को मानना पड़ता है, इसका अर्थ यह है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यद्यपि ये तीनों स्वतंत्र हैं, किंतु फिर भी इन सब में न्यायपालिका ही सर्वोच्च है, क्योंकि वही संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा करती है। न्यायिक पुनरावलोकन का एक परिणाम यह भी हुआ है कि राज्यों की तुलना में केंद्र की स्थिति सुदृढ़ हुई है। जब संविधान बना था तब राज्यों की यह मंशा थी कि वे अपनी शक्तियों का त्याग नहीं करेंगे और वे शक्तिशाली राज्य और दुर्बल केंद्र की रचना करना चाहते थे। किंतु न्यायिक पुनरावलोकन की यह जो शक्ति है, इस शक्ति ने केंद्र की स्थिति को मजबूत बना दिया है और विभिन्न राज्यों को दुर्बल कर दिया है, क्योंकि इस शक्ति के द्वारा राज्यों पर अब यह लगाम लग चुकी है कि राज्यों के द्वारा ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकेगा जो केंद्रीय कानून के
विरोध में हो। इस तरह से अब एक शक्तिशाली केंद्र की जो स्थापना हुई है वो न्यायिक पुनरावलोकन के कारण ही हुई है। किंतु इसका अर्थ यह भी है कि न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा राज्यों के अधिकारों की भी रक्षा हुई है, क्योंकि यदि केंद्र सरकार राज्यों के ऊपर जबरदस्ती अपना अधिकार यदि थोपना चाहे तो वो ऐसा नहीं कर सकती है। राज्य भी सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने अधिकारों की रक्षा को लेकर के जा सकते हैं। तो इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को भी लगाम में रखा है और राज्यों को भी लगाम लगा करके रखा है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा यह पड़ा है कि राज्य के पुलिस अधिकार जो हैं वो सीमित हुए हैं और कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के द्वारा न्यायपालिका यह देखती है कि संविधान निर्माताओं की मंशा क्या थी, और संविधान निर्माता यह चाहते थे कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो, नागरिकों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान की जाए। और इसलिए जब सर्वोच्च न्यायालय कानूनों की व्याख्या करता है तो उसके व्याख्या के परिणाम स्वरूप वह सैकड़ों ऐसे आदेश प्रदान करता है सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्थापिका को कि उन्हें सार्वजनिक सुरक्षा के मामले में, सार्वजनिक स्वास्थ्य के मामले में, नैतिकता के मामले में अधिक अच्छे कानूनों का निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी का जो अमेरिका था, जो पूरी तरह से केवल पुलिस राज्य था, आज यदि वो कल्याणकारी राज्य में उसका स्वरूप बदला है तो वो इस न्यायिक पुनरावलोकन की एक बहुत बड़ी उसमें भूमिका है। और अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस शक्ति के आधार पर न्यायाधीशों को संविधान का नया निर्माता तक कह दिया जाता है, यानी कि न्यायाधीश अब वास्तव में निरंतर चलने वाले संविधान निर्माता हैं और वे अपने निर्णयों के आधार पर संविधान का निरंतर निर्माण कर रहे हैं। और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा का कार्य भी इसी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के द्वारा किया जाता है। इस तरह से जो महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और नागरिक, इन तीनों के ही अधिकारों की रक्षा और तीनों ही एक दूसरे के खिलाफ अपने अधिकारों का अतिक्रमण न करें और संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे, यह कार्य सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत ही किया जाता है। किंतु इस शक्ति की बहुत अधिक आलोचना भी हुई है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनरावलोकन के नाम पर इतनी अधिक शक्तियों को अर्जित कर लिया है जितनी कि संविधान निर्माता स्वयं उन्हें देना नहीं चाहते थे। और उसके आलोचक ये कहते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन के नाम पर सर्वोच्च न्यायालय व्यवस्थापिका के ऊपर एक उच्चतर व्यवस्थापिका बन बैठा है और इसे व्यवस्थापिका का तृतीय सदन तक कह दिया जाता है। व्यवस्थापिका के 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, और सर्वोच्च न्यायालय को अपने इस न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के कारण तीसरे सदन की संज्ञा तक दी जाने लग गई है। दूसरी आलोचना यह है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों में रूढ़िवादी निर्णय देता है और सामान्य जो लोकमत, जनता क्या चाहती है, उसकी भावना का ध्यान नहीं रख करके वह केवल संविधान निर्माताओं की भावना का ध्यान में रखता है और इस प्रकार से प्रगतिशील लोकतंत्र की उपेक्षा उसके निर्णयों में सामान्यतः होती है। एक आलोचना यह भी है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए जो निर्णय हैं वो मूलतः राजनीति से प्रेरित होते हैं। न्यायाधीशों का जो पृष्ठभूमि है वो सामान्यतः अमेरिका में राजनीतिक पृष्ठभूमि होती है और वो जो निर्णय देते हैं उनके निर्णयों भी राजनीति से प्रभावित होते हैं और यही उनकी आलोचना का एक बड़ा कारण है। एक आलोचना यह भी की जाती है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी नई प्रकार की जो परिवर्तन है उसको
जल्दी से स्वीकार नहीं करता। यह रूढ़िवादिता को प्रश्रय देता है और प्रगतिशीलता में देश के तेजी से बदलने वाले माहौल में बाधक बनता है। लेकिन चाहे सर्वोच्च न्यायालय की कितनी ही आलोचना की जाए, किंतु इसका जो महत्व है वो निर्विवाद है। यह व्यवस्थापिका के तृतीय सदन के रूप में इसकी जो आलोचना की जाती है वो इसका महत्व भी इस रूप में है कि इसी के कारण व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों को संविधान के अनुसार बना करके रखा गया है। ये सतत संविधान निर्माता है और संविधान के छोटे से संविधान को निरंतर कार्यात्मक रूप में बनाए रखना और अमेरिका की विश्व शक्ति के रूप में जो आवश्यकताएं हैं उन्हें किस प्रकार से पूरा किया जा सकेगा, ये सर्वोच्च न्यायालय के इन न्यायाधीशों के द्वारा ही संविधान की समय समय पर जो व्याख्या की जाती है उस व्याख्या के अंतर्गत ही किया जा सकेगा। और संविधान निर्माता नागरिकों की स्वतंत्रता को सुरक्षित करना चाहते थे और नागरिकों की स्वतंत्रता और न्याय की निष्पक्षता को जारी रखने का कार्य ये न्यायाधीश ही करते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं उनमें न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति है और इसी के द्वारा अमेरिका के संविधान की न केवल रक्षा हुई है वरन बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार उसका रूप भी बदला है और संविधान में संशोधन किए बिना ही संविधान बदलती हुई समय और परिस्थितियों के अनुसार नया नया रूप ग्रहण करता रहता है। और इसी के साथ ही अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय का यह जो चैप्टर है ये यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम एक नए देश के संविधान का अध्ययन प्रारंभ करेंगे और वो है स्विट्ज़रलैंड का संविधान। धन्यवाद।